बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के सृष्टा। वंदे मातरम यानी एक ऐसी संजीवनी जिसने न जाने कितने स्वाधीनता सेनानियों को प्रेरणा दी और आज भी हमें प्रेरित कर ही रहा है। वंदे मातरम जिसे गाते हुए हंसते हंसते हमारे शहीदों ने मौत को गले लगाया, फांसी को गले लगाया। आज ऐसे ही वंदे मातरम के सृष्टा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब मेरे हाथ में है। नमस्कार, सुप्रसिद्ध नेटवर्क के पुस्तक परिचय स्तंभ में आप सबका स्वागत। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पुस्तक है बंकिम चंद्र के प्रतिनिधि निबंध और इसे प्रकाशित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। बैक कवर देखिए। (1838 से 1894) का समय है और ये जो श्रेष्ठ निबंधों का संकलन है, ये बंकिम बाबू की रचनावली से चुनकर तैयार किया गया है और हमें लगता है कि ये जो चुनाव है वो बहुत कठिन रहा होगा। निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 150 वर्ष पूर्व उठाए गए प्रश्न आज भी ज्वलंत हैं। स्त्री शिक्षा का अभाव, अपनी भाषा संस्कृति के प्रति उपेक्षा का भाव, धार्मिक पाखंड, अराजक रूढ़ियां और आज भी ये जो समस्याएं हैं हमें परेशान कर रही हैं। इस पुस्तक में जो निबंध है उनका संकलन और संपादन किया है अमित्रसूदन भट्टाचार्य ने, जो कि बंकिम चंद्र के साहित्य के अधिकारी विद्वान हैं और विश्व भारती में अध्यापन भी उन्होंने किया है। तो ये हमने आपको बैक कवर दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी अनुवाद प्रयाग शुक्ल ने किया है और जब मैंने देखा कि इसमें जो विषय सूची है वो अद्भुत है। इसकी जो भूमिका है इस किताब की, ये काफी लंबी चौड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि ये किताब पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको उस दौरान, स्वाधीनता के दौरान देश को समझने में मदद करते हैं। और इस भूमिका में जो अमित्र बाबू हैं, इन्होंने एक एक निबंध को पकड़कर अपनी बात कही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1894 में लंदन से बंकिम चंद्र का उपन्यास विषवृक्ष द पॉइजन ट्री के नाम से प्रकाशित हुआ था और फिर फ्रांस से प्रकाशित आनंद मठ उपन्यास के फ्रांसीसी अनुवाद ने पाश्चात्य देशों में भी बंकिम चंद्र के प्रति आग्रह और साहित्य अनुशीलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम किया। जब आप इस पुस्तक की विषय सूची को देखते हैं तो आपके सामने ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक जगह यहाँ पे लिखा है संकलन के बारे में, रचनावली से चुने हुए निबंधों का ये संकलन है और विविध विषयों में बंकिम चंद्र के चिंतन और सरोकारों का जो रूप है उसका प्रतिनिधित्व हो सके, इसका प्रयास किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। जब हम
विषय सूची जैसा कि हम देखते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि बंकिम बाबू की जो सोच थी उसमें कितनी विविधता थी। वो बंग दर्शन का घोषणा पत्र भी लिखते हैं और भारत कलंक पे बंग देश के कृषकों पर भी बात करते हैं और चंद्रलोक से लेकर शकुंतला, द्रौपदी, साम्य, स्त्री जाति, मनुष्यत्व से लेकर कृष्ण कथित धर्म तत्व, इन सब पे बंकिम बाबू की दृष्टि जाती है। चलिए हम आपको कुछ एक निबंधों की 2-4 पंक्तियां पढ़कर सुनाते हैं। अभी किसान आंदोलन का समय है। हम अभी भी जो स्थिति देखते हैं वो जस की तस है। बंगाली कृषक भूमि से अपने लिए जो कुछ जुटा पाता है वह ज्यादा नहीं होता। सबसे पहले तो उसे खेती का खर्च उठाना पड़ता है, यह कम नहीं है। बीजों का मूल्य चुकाना होता है, मजदूरों को वेतन देना होता है। कृषक, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। बंकिम बाबू ने कृषकों की जो विवशताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सामने रखा है। कहीं ना कहीं ये समाधान की ओर भी हमें ले चलते हैं। अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। अगर राजा अच्छे कानून बना दे तो क्या भारतवर्ष शीतल जलवायु वाले देश में परिवर्तित हो जाएगा या जमींदार प्रजा को प्रताड़ित करना बंद कर देगा तो जमीन अनुर्वरा हो उठेगी? इसका उत्तर यही होगा कि हमने जिन परिणामों की ओर इशारा किया है वे बराबर के लिए सत्य नहीं है। ये मात्र इस कारण लगातार घटित होते हैं कि उन्हें दूसरे प्रकार के नियमों की ओर से कोई शक्तिशाली प्रतिरोध नहीं मिलता। लेकिन इन सभी कारणों और परिणामों की दिशा बदली जा सकती है क्योंकि बहुत कुछ राजा और समाज के हाथों में भी है। बंग देश का कृषक के नाम से जो निबंध है वो आगे भी जाता है और उसमें बड़े विस्तार से बात की गई है। निश्चित रूप से आज के संदर्भ में ये चीजें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष की स्वाधीनता और पराधीनता पर बंकिम बाबू बात करते हैं और विद्यापति और जयदेव पर भी। एक निबंध है बंगालियों का बाहुबल। यहाँ पर ये 95 नंबर पृष्ठ पे है। यहाँ पे एक पंक्ति है, पूर्व काल के बंगाली बाहुबलशाली थे। इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि पूर्व काल के बंगाली बाहुबलशाली थे। हाँ, इस बात के कई प्रमाण जरूर मिलते हैं कि भारतवर्ष की अन्यान्य जातियां बलशाली थीं। वेनसोंग समतट राज्यवासियों का जो वर्णन कर गए हैं उसे पढ़कर यही ज्ञात होता है कि पूर्व काल में भी बंगालियों की स्थिति इसी तरह कमजोर थी। बंगालियों में कभी बाहुबल था नहीं, लेकिन क्या कभी होगा भी? वैज्ञानिक उक्ति यही है कि जो जिस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह फिर उसी अवस्था में लौटता है। बंगाली जिन जिन कारणों से चिरकाल से दुर्बल हैं, वे कारण जब तक बने रहेंगे तब तक बंगाली बाहुबल शून्य ही रहेंगे। वे सब कारण क्या हैं, इस पे बात करते हैं। यहाँ पे जो अभी मैंने निबंध की जो पंक्तियां पढ़ी, इसे पढ़ के दिमाग में ख्याल है कि क्या आलोचना या इसी प्रवृत्ति के कारण कहीं ना कहीं
बंकिम बाबू को साइडलाइन किया गया, यानी गौरव गाथा के साथ जब वो आलोचना करते हैं, कमियों की ओर इशारा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अच्छी नहीं लगी होंगी। और इस वजह से कहीं ना कहीं बंकिम बाबू का जो साहित्यिक कृतित्व है हमने वंदे मातरम तक ही समेट दिया है, और उन पर कम से कम हिंदी में तो इतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए, हालांकि हम आदर बहुत करते हैं। एक एकांकी भी है, देखिए, ये भी बांग्ला साहित्य के सम्मान को लेकर ही है। द्रौपदी पे निबंध है, 2 निबंध हैं। मैं आपको कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। द्रौपदी के 5 स्वामी होने का स्थूल तात्पर्य क्या है? इस कथा की मीमांसा करने से पहले सोचना पड़ता है, क्या यह कथा आदि ऐतिहासिक है या केवल परिकल्पना मात्र है? सचमुच द्रौपदी के 5 स्वामी थे या कवि ने कथा को इस रूप में सजाया है? महाभारत की जो ऐतिहासिक भित्ति है उसे मैंने प्रबंधांतर से स्वीकार किया है और उसे समझाया है, और बंकिम बाबू इसे ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि इस किताब पे बात होनी चाहिए और बंकिम साहित्य पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम रविंद्र साहित्य पर जितनी बात करते हैं या बांग्ला के आधुनिक लेखों पर जितनी बात होती है, अगर तुलनात्मक साहित्य में भी देखा जाए तो हम प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर से आगे न तो बढ़ पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं। तो ये जो किताब है नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है और मुझे लगता है कि एक बार इसे पढ़ना चाहिए। अगर आप भी किताबें पढ़ते हैं या लिखते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका वीडियो हमारे इस चैनल पर आए, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमें भेज भी सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं subscriptionnetwork2019@gmail.com पर, और हमें बताइए कि आप कौन सी किताब के बारे में जानना पसंद करेंगे या कौन सी किताब ऐसा आपको लगता है कि पुस्तक परिचय में आनी चाहिए। तो आपकी भागीदारी की कामना करते हुए आज के लिए सुषमा को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर नई किताब के साथ आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद। बंकिम बाबू को पढ़ते रहिए, क्योंकि वो सिर्फ वंदे मातरम नहीं है, इनसे आगे भी इनका साहित्य है, विपुल है, और तुलनात्मक साहित्य समय की जरूरत भी है, अनुवाद भी समय की जरूरत है। धन्यवाद।